एक गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा लकड़ारा रहता था। उसका जीवन प्रकृति के करीब, सादगी और कड़ी मेहनत से भरा था। हालांकि भाग्य ने उसे गरीबी की एक मोटी चादर से ढक रखा था। उसके पास जो भी था वो बस एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी थी। जानवरों के नाम पर एक दुबला पतला घोड़ा और एक बूढ़ा गधा था। ये तीनों ही उसकी जीवन रेखा थे, क्योंकि इन्हीं की मदद से वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था। माधव के जीवन में सबसे अनमोल था तो वो था उसका इकलौता बेटा अशोक, माधव का बुढ़ापे का सहारा और हर दुख सुख का साथी। एक सुबह सूरज की पहली किरणें गांव के कच्चे घरों पर पड़ रही थी और चिड़िया चहचहा रही थी। माधव ने अपने कमजोर घोड़े पर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लादा। बेटा, मैं बाजार की ओर निकल रहा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर शाम तक लौट आऊंगा। यदि आज सारी लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी वस्तु जरूर लाऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको अच्छी कीमत मिलेगी, पर जरा सावधान रहना बाजार में, क्योंकि बाजार में बहुत तरह तरह के लोग आते हैं। बापू, कुछ लोग ईमानदार होते हैं और अपनी मेहनत से पैसा बनाते हैं, और कुछ लोग बेहद ही चालाक और बेईमान होते हैं जो दूसरों को ठगने में जरा भी देर नहीं लगाते। सुना है वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसा लेते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं। इसीलिए आप किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना बापू। लकड़ी बेचकर जल्दी से आप घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा। माधव धीरे धीरे अपने घोड़े को हाँकते हुए बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में माधव के मन में एक उम्मीद थी कि आज उसकी लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बिकेगी, ताकि वो अशोक के लिए कुछ खरीद सके। कुछ देर बाद वो बाजार में पहुंचा। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ ले लो, अच्छी लकड़ियाँ, सस्ती लकड़ियाँ। माधव घंटों तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आवाज बाजार के शोर में कहीं खो सी रही थी। कई ग्राहक आए, लकड़ियों को देखा, मोल भाव किया और फिर चले गए। निराशा धीरे धीरे उसे घेरने लगी थी। तभी एक धनी व्यक्ति सेठ धनराज की नजर उस गरीब लकड़ारे पर पड़ी। धनराज एक बेहद चालाक और मक्कार व्यापारी था। वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। इसकी हालत देखकर ही लगता है कि ये बहुत लाचार है और आसानी से मेरी बातों में आ जाएगा। वैसे भी ये अपनी शकल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। इसकी आंखों में साफ भोलापन झलक रहा है। क्यों ना आज इसी को अपना शिकार बनाया जाए। यह सोचकर धनराज सेठ माधव के पास चला गया। हे लकड़ी वाले, क्या अपनी सारी लकड़ियाँ बेचनी है? जी बिल्कुल बेचनी है हुजूर। सारी लकड़ियाँ ताजी और सूखी है। लेकिन क्या कीमत लोगे? मुझे ये लकड़ियाँ पसंद तो आ रही है, पर कीमत वाजिब होनी चाहिए। हुजूर, मैं इन लकड़ियों के लिए 10 रुपए चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी कीमत है और लकड़ियाँ भी बहुत सूखी है। क्या 10 रुपए? यह सौदा तो बहुत ही महंगा है। इतनी पुरानी और मामूली लकड़ियों के लिए मैं तुम्हें इतनी कीमत नहीं दे सकता। हुजूर, ये लकड़ियाँ बहुत मेहनत से काटी गई है। खैर, कीमत की बात छोड़ो। क्या तुम लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? जैसा आपको ठीक लगे। तब ठीक है, ये लो 10 रुपए और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। मुझे देर हो रही है। बहुत अच्छा हुजूर। पैसे लेने के बाद माधव खुशी से झूम उठा और सेठ के पीछे पीछे जाने लगा।
बड़ी किस्मत से आज अच्छी कमाई हुई है। अशोक के लिए जरूर कुछ अच्छा ले जाऊंगा। लेकिन माधव धनराज की चालाकी से पूरी तरह अनजान था। कुछ देर बाद धनराज लकड़ारे को अपने आलीशान घर ले आया। लकड़ियाँ यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर आपकी आज्ञा। ये कहकर लकड़ारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तभी धनराज एक क्रूर आवाज में चिल्लाया, कमबख्त लकड़ारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियाँ उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियाँ बेचते समय मुझसे मानी थी? तूने कहा था जैसा आपको ठीक लगे, क्या तुम्हें याद नहीं? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 10 रुपए के बदले सारी लकड़ियाँ बेची है। घोड़े के बारे में तो कोई बात हुई नहीं थी। सारी लकड़ियाँ ही नहीं बल्कि 10 रुपए के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर अपनी लकड़ियाँ बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? और लकड़ियाँ किस हालत में थी? तुम्हारे घोड़े पर लदी हुई। तो शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा भी मेरा हुआ। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। धनराज की बात सुनकर माधव के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? मैंने तो सिर्फ लकड़ियाँ बेची थी। मेरा घोड़ा तो मेरा जीवन है। मैं इसके बिना क्या करूँगा? अब ये घोड़ा मेरा है। मुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। मुझे और कोई बात नहीं सुननी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा बेटा मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। ये मेरा इकलौता सहारा है हुजूर। माधव बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनराज ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़ारे की चालाकी। पहले सौदा किया, फिर मुकर रहा है और अब सीना चोरी कर रहा है। इसने खुद अपनी जुबान से शर्त मानी थी कि लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा। क्या ये रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो साफ साफ धोखा है। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया, मेरी मानो तो इसे सीधे सरपंच जी के पास ले चलो, वही सही फैसला कर सकते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। सरपंच जी ही न्याय करेंगे। लोगों के कहने पर धनराज लकड़ारे को सरपंच शिव प्रसाद के पास ले गया। सरपंच धनराज का घनिष्ठ मित्र भी था। धनराज ने सरपंच को सारा किस्सा इस तरह सुनाया कि माधव ही दोषी लगे। पूरी बात सुनकर सरपंच जी एक पल के लिए सोचते हुए बोले, सारी बात सुनकर मैंने ये फैसला किया है कि लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसीलिए दोष इसी का है। लकड़ियां घोड़े पर लदी थी तो घोड़ा भी सौदे का हिस्सा है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा माधव अपने बुरे भाग्य पर आंसू बहाता हुआ दिल में दर्द लिए अपने घर पहुंचा। उसका घोड़ा जो उसकी कमाई का जरिया था उससे छिन चुका था। बापू, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज आप इतनी देर से क्यों आए? क्या बताऊं बेटा, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। मैं तो वैसे ही गरीब था, मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था और आज तो हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। माधव ने सारी आप बीती अशोक को सुनाई। उसने बताया कि कैसे धनराज ने उसे अपनी चालाकी से ठगा और कैसे सरपंच ने भी धनराज का पक्ष लिया। अशोक सारी बात सुनकर चौंक गया। आप जरा भी परेशान मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हमें जरूर न्याय मिलेगा। खाना खाकर दोनों सो गए, लेकिन सुबह दुख और चिंता के कारण
माधव चारपाई से उठ ना सका। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर थकान थी। अपने पिता की हालत देखकर अशोक बोला, मेरे अच्छे बापू, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आज आपको आराम करना चाहिए, इसलिए आज मैं बाजार जा रहा हूँ। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसा तुम ठीक समझो बेटा, जाओ, मैं तुम्हारी लौटने की राह देखूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अशोक ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गया। यदि वो बेईमान धनराज मुझे मिल गया तो मैं उसे चट्टी का दूध याद दिला दूंगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बाजार पहुंचकर अशोक ने आवाज लगाना शुरू किया, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो, ताजी और अच्छी लकड़ियाँ। उस रोज भी धनराज किसी नए शिकार को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियाँ बेच रहे अशोक की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक नया शिकार भेज दिया। कल तो सिर्फ घोड़ा ही मिला था, आज तो लकड़ियों के साथ साथ पूरा गधा भी मिल जाएगा। ये लड़का तो भोला भाला दिख रहा है, इसे ठगना आसान होगा। इतना सोचकर धनराज गर्व से अशोक के पास पहुंचा। लड़के, क्या अपनी लकड़ियाँ बेचनी है? क्या कीमत है इन लकड़ियों की? हुजूर, केवल 15 रुपए। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है और बहुत अच्छी है। क्या 15 रुपए? ये तो बहुत महंगा सौदा है। क्या दाम कुछ कम नहीं करोगे? हुजूर, आपको सौदा 20 रुपए में भी महंगा नहीं पड़ेगा। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है और इन्हें जंगल से लाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर मंजूर हो तो बोलिए, मैं वरना किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ये लड़का तो बहुत ही चालाक लग रहा है। जितना भोला दिख रहा था उतना है नहीं। इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये कोई मामूली लकड़ारे का बेटा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी चालाकी सब गायब हो जाएगी। मैं इसे आसानी से अपनी बातों में फंसा लूंगा। धनराज सोच ही रहा था कि तभी अशोक बोला, क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है, मुझे 15 रुपए में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? धनराज की बात सुनकर अशोक चौंक उठा और सोचने लगा, ओह, तो ये वही बेईमान धनराज है जिसने मेरे बापू को ठगा था। आज इसकी खैर नहीं। ऐसा बदला लूंगा कि जीवन भर याद रखेगा कि किसी गरीब को ठगने का अंजाम क्या होता है। अरे लड़के, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लकड़ियाँ जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचूं, तो आपको भी मुझे पैसे उसी हालत में देने होंगे जिस हालत में वे होंगे। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? अशोक की बात सुनकर धनराज मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही वो मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करो, अब जल्दी से मेरे पीछे अपने गधे को लेकर चल। अशोक भी गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगा। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा और अपने किए पर पछताएगा। अशोक सोचते हुए धनराज के घर पहुंच गया। हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़के, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गया या मैं याद दिलाऊं? तूने कहा था कि तू लकड़ियाँ उसी हालत में बेचेगा जिस हालत में वो है, और वो अभी गधे पर लदी हुई है, तो गधा भी सौदे का हिस्सा हुआ। इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो अब इसे यहीं बांध दो। मैं तो शर्त भूल ही गया था। माफी चाहता हूँ हुजूर, अभी गधे को बांध देता हूँ। अशोक ने चुपचाप गधे को बांध दिया। धनराज अपनी जीत पर मन ही मन खुश हो रहा था।
आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए अब मुझे मेरी कीमत दे दीजिए, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो वादा किया था कि पैसा जिस हालत में होगा आप मुझे उसी हालत में दोगे, और इस समय वो आपके एक हाथ में है। अतः आपको रुपए के साथ साथ मुझे अपना एक हाथ भी देना होगा। शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए पैसों के साथ साथ अपना एक हाथ भी दे दीजिए। अशोक की बात सुनकर धनराज के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। क्या बक रहा है लड़के, ये कैसी बात हुई? तू पागल हो गया है क्या? मैं बक नहीं रहा सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रहा हूँ। आपने ही तो शर्त रखी थी कि लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होगी, और मैंने भी यही शर्त रखी थी कि रुपए जिस हालत में होंगे उसी हालत में मुझे देने होंगे। अब आप ही बताइए, आपके रुपए किस हालत में है? आपके हाथ में, तो अब आपको रुपए के साथ अपना एक हाथ भी मुझे देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से अभी के अभी। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं अपना हक यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटा सुनो तो मेरी बात। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकता हूँ सेठ जी। आप पहले अपना एक हाथ काट कर मुझे दीजिए। अरे बेटा, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा और तुम्हारा गधा वापस देने को तैयार हूँ, और सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 20 रुपए भी देने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है। अशोक भी अपनी जिद पर अड़ा था। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि आपका एक हाथ ही चाहिए। मेरी शर्त साफ थी। अशोक की ये बात सुनकर सेठ सोचने लगा। लगता है ये 2 टके का छोकरा आज मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगा। अशोक और धनराज का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। अशोक ने उन्हें सारी बात सुनाई बिना कुछ छुपाए। अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे रुपए के साथ साथ उनका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिलना चाहिए सेठ जी। कल इसी शर्त के मुताबिक आपने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज आपको भी अपने हाथ को इस लड़के को देना होगा, वरना हम आपको जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले जाएंगे। सरपंच शिव प्रसाद का नाम सुनते ही धनराज का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग अशोक और धनराज के साथ उसी समय सरपंच शिव प्रसाद के पास पहुँचे, जो धनराज का घनिष्ठ मित्र था। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था। लेकिन सरपंच जी भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गए और सोचने लगे। यदि मैं मेरे मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और ये बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच जी ये सोच ही रहे थे कि तभी अशोक बोला। मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, मुझे मेरा हक दिलवाइए। शर्त के मुताबिक मुझे न्याय मिलना ही चाहिए। सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोषी ये धनराज ही है, और तुम्हारी मांग जायज है। तुमने जो शर्त रखी थी वो पूरी तरह से मान्य है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान के हाथ को लेकर क्या करोगे? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनराज दे रहा है उसके अतिरिक्त रुपए और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इनका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच शिव प्रसाद ने अशोक को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो 500 रुपए के बदले अपना दावा वापस लेने को मैं तैयार हूँ। धनराज अशोक की बात सुनकर चिल्ला पड़ा
नहीं हुजूर, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि ये कीमत इनके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया करके देर न करें, का एक हाथ काटकर मुझे दे दीजिए। मेरे बापू मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच शिव प्रसाद अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनराज से कहना पड़ा। ये कसूर तुम्हारा है, तुमने ही अपनी चालाकी से खुद को फंसाया है। शर्त के मुताबिक अपना एक हाथ काट कर दो या फिर 500 रुपए, यही हमारा फैसला है और इसे मानना ही होगा। सरपंच का फैसला सुनकर धनराज के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे अशोक द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ये लो लड़के 500 रुपए, लेकिन ये मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो ये है कि आपसे ज्यादा चतुर मैं हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। अशोक की बात सुनकर सेठ के दिमाग में एक विचार आया और वो सोचने लगा। शिकार खुद जाल में फंसने को तैयार है, तो क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपने 500 रुपए वापस ले लिए जाए। अरे बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी चतुराई पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 1000 रुपए दांव पर लगाता हूँ, बदले में तुझे केवल 500 रुपए ही लगाने होंगे। ठीक है सेठ जी, मुझे ये मंजूर है। लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी होगी। एक तो ये कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी ये कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाते हुए बोले। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ धनराज मन ही मन प्रसन्न हो उठा। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ दिनों में ही वो अंकुरित हो गए और एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और इतने ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उनका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के के जंगल में ऊंट सवार या घोड़सवार जो भी जाता वो कई दिनों तक उसमें ही भटकता रह जाता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 गाय मक्के के जंगल में घुस गई और सारी गाय गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें खूब ढूंढा, लेकिन मुझे मेरी गाय का नामो निशान तक नहीं मिला। जब फसल कटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल को काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई गाय नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी गाय का ख्याल ही छोड़ दिया और मक्के की फसल कटने के बाद उसमें से कुछ मक्के लेकर मैंने पिसवा लिए और जिस दिन मैंने मक्के की रोटी खाई तो मेरे मुंह से गाय की आवाज आने लगी। बस यही मेरा किस्सा है। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनराज। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। हाँ हाँ सेठ जी, ये कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा कभी ना तो हमने देखा और ना ही हमने सुना है। लोगों की बातें सुनकर सेठ सोचने लगा। वाह, बन गया काम। लड़के को तो मेरी कहानी सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर धनी लोगों के साथ हो, यही क्या इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होगी। ओ, तो मैं जीता। लाओ मेरे 500 रुपए मुझे दे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन लें, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है? तो सुनाओ अपना किस्सा। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच
कपास का बीज बोया। अगले दिन सुबह उस स्थान पर बालों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया और मेरे बड़े भाई को उन्हें बेचने के लिए शहर भेज दिया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 6 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ ही दिनों पहले हुजूर, मेरे पास उड़ती हुई खबर आई कि रास्ते में किसी सेठ ने उसे लूटकर मार डाला। अशोक की कहानी सुनकर सरपंच समेत वहाँ के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम ही चल गया। क्या? कौन है वो खूनी दरिंदा बेईमान और कोई नहीं, यही सेठ जी है जो सबके सामने खड़े हैं। इन्होंने ही मेरे भाई को मक्के के जंगल में ले जाकर मार डाला था। तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़के। हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठी है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। अशोक की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सोचने लगा। ओहो, बुरा फंसा अपनी ही चाल में। यदि मैं इस लड़के को झूठा कहता हूँ तो मुझे चतुर लड़के को 1000 रुपए देने होंगे, और यदि मैं सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़का अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगा, साथ ही साथ रुई से लदे हुए 50 घोड़े भी, और हो सकता है मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। क्या सोच रहे हो सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच? अशोक की कहानी जल्दी सरपंच जी को समझ आ गई। मेरी तरफ मत देखिए सेठ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़का सच बोल रहा है या झूठ? बेचारे धनराज सेठ का सब्र का पैमाना टूट गया। भगवान करे तेरी जुबान कट जाए, झूठे लड़के, तू बिल्कुल झूठ बोलता है। तो फिर मैं चतुराई के मामले में आपसे जीत गया। लाइए, मुझे 1000 रुपए दीजिए। ये ले अपने 1000 रुपए और चला जा यहाँ से, वरना अभी मैं इसी समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रहा हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बात गांठ बांध कर रख लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब आदमी को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उससे अकल के मामले में शर्त मत लगा लेना, वरना शायद वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारे सेठ के पास अपने किए पर पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अशोक वापस अपने घर चला गया। अपने बेटे को बिना गधे के वापस लौटते देखकर माधव डर गया, लेकिन जब अशोक उसके पास पहुंचकर उसे सारी घटना बताता है तो लखड़ारा बहुत ही खुश हो जाता है। मेरे प्यारे बेटे, मैं आज तक नहीं जान पाया था कि मेरा बेटा इतना समझदार और बड़ा हो गया है। तुमने सिर्फ बदला ही नहीं लिया, बल्कि हमें गरीबी से भी मुक्ति दिला दी। Thanks for watching this video.